इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के ऑनलाइन चैनल पर। आज हम लोग प्रैक्टिस बैच के तीसरे लेक्चर की बात करेंगे, जिसमें लेथ मशीन का दूसरा लेक्चर पढ़ाया जाएगा। इसके पहले यदि प्रोडक्शन की बात करें तो हम लोगों ने मेटल कटिंग चैप्टर की बात किया था। उसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे, जो लगभग हम बात करें तो 70 to 80 क्वेश्चन को कंबाइन किए हुए था। और आज का लेक्चर हमारा क्या है, लेथ मशीन। इसकी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि फोर्जा चक को अन्य किस नाम से जाना जाता है। हम लोग फोर्जा चक को और किस नाम से जानते हैं। तो देखिए, हम टाइप ऑफ चक की बात करते हैं तो चक हमारी थ्रीजा चक है, फोर्जा चक है, कॉलेट चक है, मैग्नेटिक चक है, कंबाइंड चक है, हाइड्रोलिक चक है, न्यूमेटिक चक है। इन सभी की हम टाइप ऑफ चक की बात करते हैं क्लैंपिंग डिवाइस के रूप में। चक हमारा क्या है, एक प्रकार का क्लैंपिंग डिवाइस होता है। यदि बात करें तो केवल क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, केवल फोर्जा चक की बात कर रहा है। तो फोर्जा और थ्रीजा के बीच यदि हम डिफरेंस की बात करें तो नंबर ऑफ जा का होता है। जैसे यहाँ पर थ्रीजा चक आपको दिखाया गया है, तो थ्रीजा चक में नंबर ऑफ जा कितने होते हैं, 3, और फोर्जा चक में नंबर ऑफ जा कितने होते हैं, 4। तो यदि 4 जा की बात करें हम, तो चारों जा फोर्जा चक के केस में 4 जा इंडिविजुअल अलग अलग हम उनको सेंटर की तरफ मूव करा सकते हैं। सभी में अलग अलग चक्की को लगाने की व्यवस्था होती है। जब भी किसी जाब को क्लेम करना होता है तो उस जाब को क्लेम करने से पहले हमें जा को चारों जा को फोर्जा चक में हमें अलग अलग क्या करना पड़ता है, मूव कराना पड़ता है बराबर दूरी पर। और फिर हम जाब की क्लैंपिंग करते हैं तो क्लैंपिंग करने में इंडिविजुअल जा को सभी को अलग अलग हर बार हमें मूव कराना पड़ता है। सभी जा एक साथ सेंटर के पास और दूर नहीं जाते हैं। किस केस में, फोर्जा चक के केस में। इसीलिए फोर्जा चक को हम लोग इंडिपेंडेंट चक के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, इंडिपेंडेंट चक के नाम से फोर्जा चक को जाना जाता है। तो इंडिपेंडेंट चक की यदि हम बात करें तो इसका नाम क्या है, जो इंडिपेंडेंट चक बोला गया है कि इंडिपेंडेंट चक है, तो इंडिपेंडेंट चक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्जा चक। क्यों, क्योंकि इसके सारे जबड़े क्या हैं, अलग अलग घूमते हैं। प्रत्येक जा अलग अलग चक्की को लगा करके मूव कराया जाता है सेंटर की ओर या सेंटर से दूर की तरफ। तो इसीलिए हम इसको किस नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंट चक के नाम से जानते हैं। दूसरा हमारा डिपेंडेंट चक है और सेल्फ सेंटर्ड चक। तो डिपेंडेंट चक और सेल्फ सेंटर्ड चक का ही नाम क्या है, थ्रीजा चक है। तो थ्रीजा चक में सभी जा एक साथ सेंटर के या तो पास आएंगे या तो सेंटर से दूर जाएंगे। इसमें 4 के चारों जा सेंटर के पास और दूर बराबर आगे पीछे आते हैं, लेकिन सभी को हम क्या करते हैं, एक साथ नहीं करते हैं फोर्जा चक में। तो फोर्जा चक को इसीलिए हम लोग इंडिपेंडेंट चक के नाम से जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 ने कहा कि टेल स्टॉक का निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा ऐसा गुण है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो टेल स्टॉक से संबंधित नहीं है। तो देखिए, टेल स्टॉक का पर्पज क्या है, पहले आप वो जान लीजिए। हम लोग टेल स्टॉक का यूज क्यों करते हैं। देखिए, लेथ मशीन की यदि हम बेड के ऊपर की बात करें तो एक साइड में हमारा हेड स्टॉक होता है। ये देखिए आपका हेड स्टॉक है और इधर हमारा क्या है, टेल स्टॉक है। किसी भी जॉब को क्लैंप करना है तो सबसे पहले हम क्लैंपिंग किस पे करते हैं, हेड स्टॉक पर के, हेड स्टॉक के स्पिंडल पर लगी हुई चक पर। तो यहाँ पर जो क्लैंपिंग डिवाइस लगा होगा, चाहे थ्रीजा चक लगा होगा, फोरजा चक लगा होगा, मैग्नेटिक चक लगी होगी, कॉलेट चक लगी होगी, न्यूमेटिक चक लगी होगी, हाइड्रोलिक चक लगी होगी, तो जो चक यहाँ पर लगी होगी या जो क्लैंपिंग डिवाइस लगा होगा उसी में हम जाब को क्लैंप करते हैं, हेड स्टॉक की तरफ जो हमारा क्लैंपिंग डिवाइस लगा है स्पिंडल पे। लेकिन जब हम बात करते हैं टेल स्टॉक की, तो किसी भी लॉन्ग जाब, कम डायमीटर का जाब हो, लंबाई अधिक हो। क्यों, यदि जाब की का डायमीटर कम होगा और लंबाई अधिक होगी तो उस केस में क्या होगा, बेंडिंग होगी। जब भी रोटेशन स्टार्ट होगा चक का, वैसे ही जाब जैसे ही रोटेट होगा तो उसमें वाइब्रेशन और बेंडिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस वाइब्रेशन और बेंडिंग को रोकने के लिए, या ये कहिए कि जाब को अदर एंड पर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग टेल स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, किसका प्रयोग किया जाता है, टेल स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। टेल स्टॉक पे डेड सेंटर लगा होता है और हेड स्टॉक पे हमारा लाइव सेंटर होता है। तो टेल स्टॉक का पर्पज किस लिए करते हैं, पहला काम इसका है जॉब के अदर एंड को सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे जॉब में शॉक और वाइब्रेशन और बेंडिंग को रोका जा सके। दूसरा, तो देखिएगा पहला यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, इट होल्ड टू वर्क पीस। करें ये वर्क पीस को पकड़ता है, तो कभी नहीं, ये वर्क पीस को पकड़ेगा नहीं। दूसरा, ड्रिल एंड रीमर आर होल्ड इन इट।
करें ड्रिल और रीमर को इस पर पकड़ा जा सकता है, तो बिल्कुल सही बात है, ड्रिल और रीमर को हम टेल स्टॉक पर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जब भी आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन करना होता है लेथ मशीन पर, या रीमिंग ऑपरेशन करना होता है, या बोरिंग ऑपरेशन करना होता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, टेल स्टॉक पर ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए ड्रिल चक लगाते हैं। तो जब ड्रिल चक लगाई जाती है तो उसी में हम क्या करते हैं, अपने कटिंग टूल को क्लैम करते हैं, तभी ये ड्रिलिंग ऑपरेशन लेथ मशीन पर परफॉर्म होता है। तो वर्कपीस को कभी भी ये क्लैंप नहीं करता है, ड्रिल और रीमर को होल्ड करता है, बांधे जाते हैं, सही है। डेड सेंटर इज होल्ड आप इट्स स्पिंडल, करें कि जो डेड सेंटर हमारा है वह इस पे हमारा होल्ड होता है, ठीक। तो कह रहे हैं डेड सेंटर को इस पर होल्ड किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर ड्रिल और रीमर की भी बात कर रहा है, डेड सेंटर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा दो टर्म को बहुत अच्छे से समझिएगा। इट इज यूज्ड ऑन द टेपर टर्निंग बाय ऑफसेट मेथड, करें ऑफसेट मेथड में टेपर टर्निंग के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही बात है, ये भी टर्म सही। देखिएगा यहाँ पर तीन टर्म हमारे सही हैं, लेकिन पहला जो टर्म है कि यह वर्कपीस को होल्ड करता है, ये बिल्कुल गलत है, कभी भी यह वर्कपीस को होल्ड नहीं करता, वर्कपीस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वर्कपीस को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। यहां पर देखें तो हमारे तीन स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो जो पहला काम होगा हम सबसे पहले उसकी बात करते हैं कि जब टेल स्टॉक को बनाया गया तो सबसे पहला काम क्या निर्धारित हुआ, तो पहला काम था कि उसमें डेड सेंटर को लगाया जाएगा, क्योंकि जब तक आप डेड सेंटर को नहीं लगाएंगे, देखिए हाँ, किसमें डेड सेंटर को लगाया जाएगा, तो पहला काम तो हो गया डेड सेंटर को लगाना, दूसरा ड्रिल और रीमर को लगाना, तीसरा टेपर टर्निंग मेथड में इसको अप डाउन किया जाता है जॉब के अकॉर्डिंग। तो तीनों स्टेटमेंट हमारी ये सही है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा इसका लक्षण नहीं है, तो नहीं में कौन सा आ जाएगा, पहला नंबर आ जाएगा, पहला ही नंबर हमारा लक्षण नहीं है। तो देखिएगा स्टेटमेंट जो करेक्ट है, सही स्टेटमेंट तीन है लेकिन इनकरेक्ट एक है। क्वेश्चन कह रहा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट हमारा पहला हो जाएगा कि यह वर्कपीस को होल्ड नहीं करता है। तो पहला आंसर ए नंबर हमारा क्या है, करेक्ट है। यही ऑप्शन टेल स्टॉक का करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, बाकी सारे के सारे तीनों पार्ट हमारे सही हैं, वो लक्षण होते हैं, और हमसे पूछा गया है कौन सा लक्षण नहीं है। चलिए देखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, और देखिए यहाँ पर डायग्राम में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये टेल स्टॉक पर ड्रिल चक को लगाया गया है, जिसमें ये हमारा ड्रिल बिट लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए तो ये हमारा टेल स्टॉक का डेड सेंटर हमारा दिख रहा है, और डेड सेंटर बोला क्यों जाता है ये जान लीजिए। डेड सेंटर हम बोलते केवल इसलिए हैं कि जब भी डेड सेंटर हम बोलते केवल इसलिए हैं कि जब भी कोई जॉब रोटेट करता है तो उसके रोटेशन के साथ कभी भी ये डेड सेंटर का रोटेशन नहीं होता है। जो टेल स्टॉक पे सेंटर लगा होता है वो जॉब के रोटेशन के साथ घूमता नहीं है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, डेड सेंटर बोलते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहे हैं कि क्रॉस स्लाइड के टॉप पर फिटेड होती है तथा कटिंग टूल और टूल पोस्ट को सपोर्ट भी प्रदान करती है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ने बोला है कि कौन सी युक्ति है जिसको हम फिट करते हैं क्रॉस स्लाइड के ऊपर, लेकिन जो कटिंग टूल और टूल पोस्ट क्या क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो देखिएगा यहाँ डायग्राम में, ये जो डायग्राम आपके सामने दिख रहा है, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम होता है लेथ कैरेज। इस पूरे का नाम क्या है, लेथ कैरेज। लेथ कैरेज का पर्पज क्या है कि जब भी आपको कटिंग क्रिया करना है लेथ मशीन पर, जब मशीनिंग ऑपरेशन होना है, उस समय कटिंग टूल का जो मूवमेंट होता है, कटिंग टूल का जो मूवमेंट होता है, वो चाहे क्रॉस वाइज हो, चाहे एंगुलर हो, चाहे पैरेलल हो, वो मूवमेंट किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, लेथ कैरेज के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। और लेथ कैरेज में अलग अलग युक्तियां हैं, केवल एक नहीं है। ओवरऑल लेथ कैरेज की बात करें तो एक ऑपरेशन करेगा कौन, कटिंग टूल को सीधे पैरेलल ले जाएगा, जिसको आप लीनियर फीड बोलते हैं, जिसको आप रेखी भरण बोलते हैं या लीनियर फीड बोलते हैं, वो काम कैरेज का होता है। जब कैरेज के व्हील को हम घुमाते हैं तो उस समय कटिंग टूल हमारा लेथ एक्सिस के पैरेलल, लेथ पर मशीन पर जो जॉब लगा होगा उसकी एक्सिस के पैरेलल मूव करता है, तो उसका नाम होता है पैरेलल का लीनियर फीड या लॉन्गिट्यूडनल फीड। लेकिन और जो इसके ऊपर युक्तियां लगी होती हैं, लेथ कैरेज को हम बात करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आपका कहलाता है हमारा सैडल, और एक पार्ट हमारा कहलाता है एप्रन। एक हमारा एप्रन है और एक हमारा क्या है, सैडल है। अब ये सैडल और एप्रन के बारे में यदि हम डिटेल में बात करें, सैडल और एप्रन के बारे में यदि हम डिटेल में बात करें
तो जो सैडल वाला भाग है वो लेथ मशीन के बेड के टॉप पोर्शन पर होता है, और जो सामने का पोर्शन होता है उसको हम लोग लेथ एप्रन के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा ये पोर्शन आपका लेथ आपका एप्रन है, और ये जो पोर्शन हमारा है ये क्या है, आपका सैडल है। और सैडल के ऊपर क्या होता है, तो सैडल के ऊपर सबसे पहले क्रॉस स्लाइड होती है, उसके ऊपर कंपाउंड स्लाइड होती है, उसके ऊपर क्या होता है, टूल पोस्ट होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने जो टर्म पूछा है कि क्रॉस स्लाइड के टॉप पे कौन फिट होता है, तो देखिए क्रॉस स्लाइड के टॉप पे कौन फिट है यहाँ पर, तो देखिए क्रॉस स्लाइड के टॉप पर कंपाउंड स्लाइड फिट है, जिसका प्रयोग टेपर टर्निंग के लिए किया जाता है, या कहिए कटिंग टूल को एंगुलर फीड प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कि हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन हमारा कंपाउंड रेस्ट या कंपाउंड स्लाइड। आंसर नंबर सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कि हम लोग कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग या कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग हम लोग करते हैं किसके लिए, एंगुलर फीड प्रोवाइड करने के लिए मशीनिंग क्रिया के समय। अगला देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें देखिएगा, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो लेथ बेड है वो कह रहे हैं कि कास्ट आयरन की ही क्यों बनाई जाती है। लेथ बेड को, जो लेथ मशीन की जो खराद मशीन है उसकी जो बेड है, कह रहे हैं उसको हम लोग कास्ट आयरन का ही क्यों बनाते हैं, मतलब कास्ट आयरन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती होगी जिसके कारण हम लोग इसी का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ पर देखिए तो ये डायग्राम आपके बेड का दिखाया गया है। देखिए बेड के टॉप सरफेस पर यदि हम देख रहे हैं तो गाइड वेज बने हुए हैं, और गाइड वेज में दो होते हैं, एक इनर गाइड वेज होता है, एक आउटर गाइड वेज होता है। इनर गाइड वेज पर कौन मूव करता है, तो इनर गाइड वेज पर टेल स्टॉक मूव करता है, और आउटर गाइड वेज पर सैडल का मूवमेंट होता है। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो गुड शॉक ऑब्जर्विंग प्रॉपर्टी, करें जो कास्ट आयरन है इसके अंदर शॉक और इंपैक्ट लोड को सहने की क्षमता अच्छी होती है, बिल्कुल सही बात है। गुड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, ये गलत है आपका। गुड सरफेस फिनिश, रॉन्ग आंसर है आपका। वेरी स्लो डेंसिटी आपका गलत है। देखिए तीन के तीन पार्ट आपके बिल्कुल गलत स्टेटमेंट को बोल रहे हैं, जिनका इसके बेड के बनने से कोई संबंध नहीं है। तो पहला नंबर जिसका मेन मोटो हम बात कर रहे हैं, कास्ट आयरन की अधिकतर मशीनों का जो बेस होता है, बेड होता है, वो किसका बनाया जाता है, कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो यदि कास्ट आयरन का हम बनाते हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये, एक आपकी ये प्रॉपर्टी है, दूसरा इसकी स्किन जो होती है वो स्केली होती है, तो सरफेस रफनेस आपकी जल्दी इसमें बाकी मटेरियल की तुलना में आती नहीं आपका। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन टर्निंग लॉन्ग शाफ्ट ऑन ए लेथ बेंडिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय। अभी देखिए इसके पहले क्वेश्चन हमने बोला था कि यदि आप किसी भी कम डायमीटर और अधिक लंबाई के जॉब को आप लेथ मशीन पर क्लैंप करते हैं तो उसके एंड पर, अदर एंड पर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम टेल स्टॉक का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि बहुत अधिक लंबाई है तो उस समय क्या होगा, टेल स्टॉक सपोर्ट तो करेगा इंड पर, लेकिन टेल स्टॉक और हेड स्टॉक का जो लाइव सेंटर है उन दोनों के बीच समस्या क्या आएगी, कि दोनों के बीच बेंडिंग आ जाएगी, क्योंकि लंबाई अधिक है। तो बीच के पर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए आप स्टीडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए दो हैं, एक स्टीडी रेस्ट है और एक सेंटर रेस्ट है। क्या क्या है, एक स्टीडी रेस्ट है और एक सेंटर रेस्ट है। तो यदि हम स्टीडी रेस्ट और सेंटर रेस्ट की बात करें तो दोनों में मात्र इस बात का अंतर है कि यदि जॉब को लगा करके, किसको, जॉब को यदि हम लगाएं और लगाने के बाद हमें कटिंग क्रिया पूरी उसकी लंबाई में करना है, तब उसके लिए हम सेंटर रेस्ट का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम लोग सेंटर रेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक, या फॉलोअर रेस्ट का प्रयोग करते हैं। और यदि हमें जहां पर इसको लगा देना है स्टीडी रेस्ट को, वहां पर मशीनिंग क्रिया कटिंग टूल के द्वारा नहीं करना है, बाकी अलग अदर पोर्शन में करना है, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। ये जॉब के जो मिडिल पोर्शन है, जॉब का जो मिडिल पोर्शन है उसमें बेंडिंग आने से क्या करता है, रोकता है। तो ये जॉब को लाइव सेंटर और डेड सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उनमें यह सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि मशीनिंग क्रिया के समय जॉब मिडिल पे या एंड को छोड़ करके बेंड ना हो, इसीलिए हम लोग स्टीडी रेस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है रनिंग द शाफ्ट एट लो स्पीड, तो लो स्पीड के द्वारा हम लोग नहीं कम कर सकते हैं, हाई स्पीड के द्वारा नहीं कर सकते हैं, स्टडी मशीन का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, यूजिंग स्टीडी रेस्ट। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर विल बी द करेक्ट आंसर। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की फिर बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारा क्या है, 6। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 6 की यदि हम बात करते हैं तो हाफ नट इज, करें हाफ नट क्या होता है, पहले जान लीजिए हाफ नट का कार्य क्या है। देखिए जब स्पेशली यदि हम बात करें इंडिविजुअल ऑपरेशन की, तो तब यदि हम थ्रेडिंग की बात करते हैं, एक्सटर्नल थ्रेडिंग की, तो जब थ्रेडिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है कटिंग टूल के द्वारा, तो उस समय हम क्या देखते हैं कि कोई भी थ्रेडिंग यदि आप बना रहे हैं लेथ मशीन पर, तो एक बार में बनेगी नहीं, मोर देन 1 टाइम्स कटिंग टूल को चलाना पड़ेगा। तो आप एक बार कटिंग टूल को चलाए, जहां पर आपने मार्किंग किया था वहां तक आपका कटिंग टूल चलेगा। लेकिन दोबारा आप जब कटिंग टूल को चलाएंगे तो क्या ये जरूरी है कि कटिंग टूल हमारा उसी पोर्शन तक रुके? कभी नहीं जरूरी है। हो सकता है थोड़ा पहले रुक जाए, हो सकता है थोड़ा बाद में रुक जाए। तो ऐसे में क्या होगी, या तो थ्रेड कम हो जाएगी और या तो थ्रेड अधिक हो जाएगी। तो फिर फिटिंग जहां पर उसकी हम करेंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट होगी। इसीलिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसीलिए हम लोग प्रयोग करते हैं हाफ नट का। किसका प्रयोग करते हैं? हाफ नट का। देखिएगा डायग्राम, तो यहां पर बात करें कि हाफ नट लगा कहां होता है, तो हाफ नट के लिए देखिएगा ये लीवर बनाया गया है हाफ नट का, जो कहां पर होता है, ये एप्रन पर बना होता है। जो लेथ कैरेज का पोर्शन है, एक सैडल और एक एप्रन, तो एप्रन जो सामने वाला भाग होता है लेथ मशीन के बिड के, जो सामने सीट लगी होती है उसमें जो अटैचमेंट लगा होता है उसी का नाम क्या होता है, हाफ नट। उसमें लॉकिंग नट होता है आपका, देखिए उसमें आपका लॉकिंग नट होता है, हाफ नट होता है, और इसके अलावा हम बात करें तो उसमें फीडिंग लीवर होते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, ये सब हमारे एप्रन पे होती हैं। तो हाफ नट को आप प्रयोग हम लोग करते क्या है कि ये हाफ नट और लॉकिंग नट देखिएगा दो टर्म है। तो जैसे हम लोग हाफ नट की बात करते हैं तो हाफ नट क्या करता है, हाफ नट लेथ कैरेज को कनेक्ट कराता है स्क्रू कटिंग के समय या थ्रेड कटिंग के समय। तो जिससे क्या करता है, ये मैकेनिज्म को करता है लॉक कर देता है, तो जो पावर फीड होती है वो हमें मिल जाती है। तो यहाँ पर जो एक आपका टर्म हाफ नट हो गया और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, लॉकिंग नट। तो लॉकिंग नट का स्पेशली थ्रेड में जितनी दूरी तक हम कटिंग करते हैं वहीं पर उसको हम डाउन कर देते हैं, उस लीवर को डाउन कर देते हैं। तो वहीं पर कटिंग टूल हमारे ये पहचान कर लेता है कि इसके आगे हमको जाना नहीं है। और जो हाफ नट हमारा होता है वो थ्रेड कटिंग के समय, या ये कहिए कि जब हमें पावर की जरूरत होती है, तो उस समय क्या करता है कि वो लेथ कैरेज को लेड स्क्रू के साथ कनेक्ट कराता है, लेथ कैरेज को लेड स्क्रू के साथ कनेक्ट कराता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है अगला। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें 7, क्या कहा गया है 7 में, लेथ में एप्रन किसके मूवमेंट को नियंत्रित करता है। करें लेथ मशीन में जो एप्रन का मूवमेंट है वो किस चीज को, किसके मूवमेंट को नियंत्रित करता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या एप्रन का संबंध, एप्रन है कौन सा पार्ट, लेथ मशीन के सामने वाला भाग। ये बताइए क्या ये चक को कंट्रोल करेगा, नहीं करेगा, गलत हो गया। ये टेल स्टॉक को कंट्रोल करेगा, नहीं करेगा। ये हेड स्टॉक को कंट्रोल करेगा, नहीं करेगा। तो ये किसको करेगा, कैरेज को। किसको करेगा, कैरेज को। एप्रन का काम किसके मूवमेंट को नियंत्रित करना है, तो एप्रन का काम है कैरेज के मूवमेंट को नियंत्रित करना। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8, क्या करा है 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में बोला गया है कि द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द लेथ सेंटर, करें लेथ सेंटर का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है। अब देखिए लेथ सेंटर में कितने हैं, दो, एक हमारा लाइव सेंटर है, दूसरा हमारा क्या है, डेड सेंटर। एक लाइव सेंटर है और दूसरा हमारा क्या है, डेड सेंटर है। अभी हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो हमारा लाइव सेंटर है वो हेड स्टॉक के, हेड स्टॉक के स्पिंडल पे लगा हुआ सेंटर को हम क्या बोल देते हैं, लाइव सेंटर। और जो टेल स्टॉक के स्पिंडल पर सेंटर लगा होता है उसका नाम होता है डेड सेंटर। लाइव सेंटर जब जाब का रोटेशन होता है मशीनिंग क्रिया के समय तो रोटेट करता है, इसलिए इसको लाइव सेंटर बोला जाता है। डेड सेंटर जाब के रोटेशन के साथ रोटेट नहीं करता है, इसका पर्पज केवल अदर एंड को सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है। तो करें कि ये जो सेंटर है आपका, इनका जो इंक्लूडेड एंगल है वो कितना होता है, तो ये इंक्लूडेड एंगल होता है 60 डिग्री, चाहे वो आपका डेड सेंटर हो चाहे वो आपका लाइव सेंटर हो। तो आंसर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं यदि हम, तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करें हम कि शॉर्ट लेंथ टेपर आर प्रोवाइडेड बाई, करें छोटी लंबाई के जो टेपर होते हैं उनको किसके द्वारा प्रदान किया जाता है।
अब देखिएगा बात आई है टेपर की, तो जान लीजिए कितने टाइप के टेपर होते हैं। यदि हम टाइप ऑफ टेपर की बात करते हैं तो सबसे पहला जो जनरल टेपर है, जिसकी बात हम लोग बार बार करते हैं जनरल पर्पज लेथ मशीन में, उसका नाम होता है हमारा कंपाउंड रेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड रेस्ट टेपर टर्निंग बाय द कंपाउंड रेस्ट मेथड। तो पहला कंपाउंड रेस्ट के द्वारा करते हैं, दूसरा है बाय द फार्म टूल मेथड, तीसरा है बाय द ऑफसेटिंग टेल स्टॉक मेथड, चौथा है बाय द टेपर टर्निंग अटैचमेंट। तो हमारे पास 4 मेथड हैं टेपर टर्निंग करने के लिए, या किसी भी जॉब को लेथ मशीन पर टेपर बनाने के लिए 4 मेथड हमारे पास हैं। तो उन 4 मेथड की जिनकी हम बात कर रहे हैं वो हमारे पास कौन कौन है? फार्म टूल है, कंपाउंड स्लाइड, ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक और एक है टेपर टर्निंग अटैचमेंट। यदि इन चारों टर्म की हम बात करते हैं तो यहां पर बात हो रही छोटी लंबाई का। तो जो पहला है बाई फार्म टूल मेथड, इसका प्रयोग हम लोग स्टेप टेपर बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए? स्टेप टेपर के लिए। केवल एक्सटर्नल टेपर बनता है फार्म टूल के द्वारा, केवल एक्सटर्नल टेपर बनता है किसके द्वारा? फार्म टूल के द्वारा। देखिएगा डायग्राम में, ये जो आपका बॉटम में डायग्राम बना हुआ है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फार्म टूल मेथड। तो देखिए यहाँ पर फार्म टूल में जो कटिंग टूल यूज किया जाता है उसके द्वारा हम लोग केवल परपेंडिकुलर फीड देते हैं, या उसी को हम बोलते हैं क्रॉस फीड देते हैं, क्रॉस स्लाइड की सहायता से। तो जो फार्म टूल मेथड है इसमें हम केवल क्रॉस फीड जॉब को देते हैं और टेपर हमारा बन जाता है। स्मॉल स्टेप टेपर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये कंपाउंड स्लाइड जो मेथड है, कंपाउंड रेस्ट जो मेथड है, उसके द्वारा हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के टेपर बनाते हैं, लेकिन कम डिग्री के टेपर बना पाते हैं और कम लंबाई के टेपर हम इस पे एक कम लंबाई के टेपर बना पाते हैं। डिग्री में तो 0 टू के 45 डिग्री ऑन आइदर साइड होता है हमारा। और एक हमारा है बाई ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक मेथड। तो ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक मेथड में अधिक लंबाई का टेपर बनेगा लेकिन कम डिग्री का टेपर हम लोग बना पाते हैं। तो जनरली हम लोग 8 डिग्री टेपर की बात करते हैं किसमें? ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक मेथड में। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन ने जो बोला था कि शॉर्ट लेंथ टेपर, मतलब छोटी लंबाई के टेपर की बात क्वेश्चन कह रहा है। तो छोटी लंबाई का टेपर किसके द्वारा बनेगा? तो छोटी लंबाई का टेपर हमारे फार्म टूल के द्वारा बनेगा। ठीक, कह रहे हैं छोटी लंबाई का टेपर किसके द्वारा बनाएंगे? तो छोटी लंबाई का टेपर हम लोग फार्म टूल के द्वारा बनाते हैं। आगे देखिएगा, अगला टर्म हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है निम्न में से किसका प्रयोग करके लेथ सेंटर बनाए जाते हैं। करें लेथ सेंटर हम किस मटेरियल का बना सकते हैं? ये आपका स्पिंडल दिखाया गया, उसका ये लाइव सेंटर है। इसी तरह आपको टेल स्टॉक का यहाँ पर डेड सेंटर दिखाया गया है। तो एक लाइव सेंटर है हमारे पास ये, और दूसरा क्या है? डेड सेंटर है। क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो लाइव सेंटर और डेड सेंटर होते हैं ये किस मटेरियल के बनाए जाते हैं। देखिए, जब जॉब को हम कनेक्ट कराएंगे, जब हम किसी भी जॉब को क्लैंपिंग बिटवीन सेंटर्स कराते हैं, तो हेड स्टॉक का लाइव सेंटर और टेल स्टॉक का डेड सेंटर, इन दोनों के बीच जॉब की क्लैंपिंग होती है विद द हेल्प ऑफ लेथ कैरियर डॉग एंड ड्राइविंग प्लेट। तो हम ड्राइविंग प्लेट और लेथ कैरियर अथवा डॉग की सहायता से दोनों सेंटर के बीच जॉब को हम क्लैंप करते हैं। तो दोनों जो सेंटर होंगे किस मटेरियल के बने होंगे? तो देखिए, सेंटर में कनेक्टिविटी होगी, कनेक्टिविटी होगी तो रोटेशन होगा। तो लाइव सेंटर में तो रोटेशन होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन यदि हम डेड सेंटर की बात करें तो डेड सेंटर जब रोटेट नहीं होगा तो एक जॉब तो ऑलरेडी उससे कनेक्ट होकर के रोटेट कर रहा है, तो यदि इंड हमारा उसकी वियर रेजिस्टेंस पावर अधिक नहीं होगी तो उसमें क्या होगी? डलनेस आती जाएगी, डलनेस आती जाएगी तो क्लियरेंस आ जाएगा, तो ज्यादा समय तक हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके सेंटर्स हैं इसीलिए उनको हमें बनाना है हायर अब्रेशन रेजिस्टेंट मटेरियल के द्वारा। यदि इन सभी में बात करें तो लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, इन ये आपके सॉफ्ट मटेरियल के अंतर्गत आते हैं। तो सॉफ्ट वाले, सॉफ्ट और डक्टाइल मटेरियल के अंतर में हम बात करेंगे तो वहां पर फ्रिक्शन होता है तेजी से। लेकिन हाई कार्बन स्टील की बात करेंगे तो इसकी वियर रेजिस्टेंस पावर इन दोनों की तुलना में और टेम्परेचर रेजिस्टेंस पावर क्या होती है? अधिक होती है। तो यदि वियर रेजिस्टेंस पावर अधिक है तो हम क्या करेंगे? इसका प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, हाई कार्बन स्टील। इसी के हमारे सेंटर बनाए जाते हैं लेथ मशीन पर। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन लेथ मशीन। करें लेथ मशीन में कौन सा ऑपरेशन है जो परफॉर्म किया जाता है? तो देखिएगा क्वेश्चन में पहला जो नंबर दिखाया गया है फेसिंग ऑपरेशन। तो लेथ मशीन पे ऑपरेशन कौन कौन परफॉर्म होते हैं वो जान लीजिए। फेसिंग ऑपरेशन है आपका, टर्निंग ऑपरेशन है, टेपर टर्निंग है, स्टेप टर्निंग है, ठीक, और पार्टिंग है, ग्रूविंग है,
स्लॉटिंग और ग्रूविंग है, थ्रेडिंग है, टाइपिंग है, ठीक, थ्रेडिंग है, टाइपिंग है, नर्लिंग है, स्पिनिंग है, ठीक। ये सारे ऑपरेशन हमारे कहाँ परफॉर्म होते हैं? लेथ मशीन पर। तो यहाँ पर देखिएगा फेसिंग ऑपरेशन का पर्पज क्या है कि किसी भी जॉब के इंड सरफेस को फ्लैट बनाने का। फेसिंग ऑपरेशन में यदि हमारा जो जॉब है, कोई भी जॉब है, उसके इंड सरफेस को यदि हमें फ्लैट बनाना है तो उस इंड सरफेस को फ्लैट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फेसिंग ऑपरेशन करेंगे। और यदि पार्टिंग करना है, मतलब किसी भी जॉब को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो ऑपरेशन का नाम क्या होगा? पार्टिंग होगा। थ्रेडिंग क्या करना है? यदि कि एक्सटर्नल चूड़ी बनाना है, एक्सटर्नल थ्रेड बनाना है किसी भी जॉब में, तब उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? थ्रेडिंग ऑपरेशन का। टर्निंग की बात करें, यदि किसी भी जॉब के आउटर सरफेस से, किसी भी जॉब के आउटर सरफेस से यदि एक समान रूप से मटेरियल हमें निकालना है तो नाम क्या होगा उसका? टर्निंग। डाया को यदि कम करना है तो उसके लिए हम किसका ऑपरेशन करेंगे? टर्निंग का करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव। देखिएगा डायग्राम से सारे पार्ट के बारे में आप देखिएगा। यहाँ पर ये पहला डायग्राम है, किस कौन सा दिखाया गया? फेसिंग के लिए। फेसिंग कहां से कहां तक होती है? जॉब के आउटर सरफेस से। जो भी हमारा जॉब होगा, जो भी हमारा जॉब होगा, उस जॉब की यदि हम बात करें, ठीक, तो जॉब के इंड सरफेस पे, जो आपका इंड सरफेस है, इसमें इस आउटर से लेकर सेंटर तक केवल टूल हमारा जाता है, फेसिंग ऑपरेशन हो जाता है। आउटर से लेकर के यदि सेंटर तक जब आपके ये पहुंच जा रहा है तो इसका मतलब पार्टिंग है, उसके पहले रुक जा रहा है तो स्लॉटिंग या ग्रूविंग कहलाता है। टर्निंग के लिए देखिए एक बराबर मटेरियल को निकाला गया है। थ्रेडिंग की बात करें तो एक्सटर्नल थ्रेड जनरेट की गई है जॉब पर कटिंग टूल के, थ्रेड कटिंग टूल के द्वारा। देखिएगा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन? लेथ के साइज को रिप्रेजेंट किया जाता है या प्रदर्शित किया जाता है किसके द्वारा? ए नंबर पे बोला गया है लेंथ बिटवीन सेंटर। देखिए लेंथ बिटवीन सेंटर हमको क्या बताता है कि कोई भी जॉब लेथ मशीन पर हम क्लैंप कर रहे हैं तो उस क्लैंप वाले जॉब को हम कितनी लंबाई का रख सकते हैं। मतलब जॉब की यदि लंबाई को बताना कि वह अधिकतम लंबाई का जॉब जिसको लेथ मशीन के दोनों सेंटर के बीच क्लैंप किया जा सकता है, तो उसी का नाम क्या हो जाता है? लेंथ बिटवीन सेंटर। ये हमें बताता है कि अधिकतम कितनी लंबाई के जॉब को हम उस लेथ मशीन पर क्लैंप कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये पार्ट हमारा क्या है? सही है। पहला पार्ट हमारा क्या है? सही है। अब देखिएगा, यदि पहला पार्ट हमारा बिल्कुल सही है, आगे देखिएगा दूसरा क्या बोला गया है? दूसरे में बोला गया है स्विंग डायमीटर ओवर द बेड। देखिए स्विंग डायमीटर ओवर द बेड क्या होता है? ये हमारी बेड है, इस बेड से लेकर के आप कहते हैं कि वह मैक्सिमम डायमीटर का जॉब जिसको लेथ मशीन की बेड को बिना हिट किए हुए हम रोटेट करा सकें, उसको स्विंग ओवर बेड के नाम से जाना जाता है। तो यह जॉब के डायमीटर को आइडेंटिफाई करता है कि किससे बड़े जॉब के डायमीटर को हम लेथ मशीन पर क्लैंप नहीं कर सकते हैं। तो ये दूसरा भी आपका सही है। स्विंग डायमीटर ओवर द कैरेज, इन्होंने बोला है कि कैरेज के ऊपर की बात किया, तो कैरेज का मतलब हम लोग कहां से लेते हैं? सैडल के ऊपर से ले लेते हैं। तो ये दूरी क्या होती है? स्विंग ओवर द बेड से कम होती है। ये भी जॉब के डाया को ही बताती है, क्योंकि जो भी जॉब क्लैंप होगा, जब आप कैरेज को का यूज करेंगे तो लेथ कैरेज के ऊपर का डायमीटर होना चाहिए, नहीं तो लेथ कैरेज को वो कांटेक्ट करेगा तो कभी भी जॉब पे मोशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये सभी आपके सही हैं, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की। यदि क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है? व्हेन द टूल मूव्स एट एन एंगल टू द लेथ एक्सिस द मूवमेंट इज टर्म एज। देखिए करें लेथ मशीन पर यदि कोई आपका जॉब बंधा है, कटिंग टूल हमारा ये चल रहा है, तो ये कटिंग टूल हमारा यदि पैरेलल चल रहा है लेथ मशीन के एक्सिस के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल फीड। अभी हमको आपको बता चुके हैं इसी का नाम लीनियर होता है, इसी का नाम क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फीड होता है। तो हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्या? लॉन्गिट्यूडनल फीड बोलते हैं। और कहते हैं कि जब भी कोई जॉब लेथ मशीन की एक्सिस से पैरेलल कटिंग क्रिया करता है, उस समय जो फीड प्रोवाइड होती है उसका नाम क्या है? लॉन्गिट्यूडनल फीड है। इसके बाद बात करें हम तो दूसरा टर्म हमारा क्या है? क्रॉस फीड। यदि क्रॉस फीड की हम बात करते हैं, कोई जॉब लगा हुआ है, कटिंग टूल हमारा कैसे चल रहा है? जॉब की एक्सिस से 90 डिग्री पर कटिंग क्रिया कर रहा है, किसके द्वारा करेगा? क्रॉस लाइट के द्वारा करेगा। उस समय फीड का नाम क्या हो जाता है? क्रॉस फीड हो जाता है। ठीक है। और इसके बाद यदि किसी भी एंगल पर चलेगा, देखिए ये आपका लेथ एक्सिस है, यहाँ पर जब आप देखें तो एंगुलर आपका चल रहा है,
यदि कटिंग टूल कटिंग क्रिया के समय लेथ एक्सिस से किसी कोण पर कटिंग क्रिया कर रहा है तो उस समय जो फीड प्रोवाइड होगी उसी का नाम क्या होगा, एंगुलर फीड। तो देखिए इन्होंने क्या किया, एट एन एंगल की बात किया है, तो एट एन एंगल की आप बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, एंगुलर फीड हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट की बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या करा है क्वेश्चन नंबर 15? क्वेश्चन नंबर 15 में देखें तो करें वो कौन सा ऑपरेशन है जिसमें डायमंड शेप के पैटर्न को किसी भी जॉब के सरफेस पर बनाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पर पार्टिंग, बोरिंग, नर्लिंग और फेसिंग दिया गया है। पार्टिंग की बात करें तो जॉब को दो पार्ट में डिवाइड करता है, उसका नाम है ऑपरेशन का पार्टिंग। बोरिंग की बात करें तो बोरिंग का पर्पज क्या है कि किसी भी हालो वर्क पीस या ऑलरेडी ड्रिल्ड वर्क पीस के इंटरनल डायमीटर को यदि हमें इंक्रीज करना है तो उसके लिए हम कौन सा ऑपरेशन करते हैं, बोरिंग करते हैं। नर्लिंग कहता है कि यदि कोई भी जॉब है उसकी क्लैंपिंग पोर्शन को इंप्रूव करना है, ग्रिपिंग पावर को इंप्रूव कराना है या क्लैंपिंग को बढ़ाना है कि हाथ से यदि आप पकड़े तो स्लिपिंग ना हो, तब उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस पर हम नर्लिंग करते हैं। नर्लिंग या तो पैरेलल होगी या तो डायमंड शेप नर्लिंग होगी, दो तरह की नर्लिंग हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, नर्लिंग। और लास्ट में दिया गया है फेसिंग। अभी आपने ऑलरेडी देखा है कि जो फेसिंग ऑपरेशन है वो जॉब के एंड सरफेस पर किया जाता है, जिसमें कटिंग टूल आउटर सरफेस से लेकर सेंटर तक के कटिंग क्रिया को करता है, उसी का नाम होता है फेसिंग। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करने जा रहे हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट की। और इसमें आप ऑपरेशन देखना चाहें तो देखिए फेसिंग ऑपरेशन है, ये आपका पार्टिंग है, ये नर्लिंग है जिसमें डायमंड नर्लिंग की जा रही है। रोलर लगा हुआ है, डायमंड नर्लिंग टूल रोलर टाइप का लगा हुआ है जिससे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे, किसकी, क्वेश्चन नंबर 16 की। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की यदि हम बात करते हैं तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है स्विंग डायमीटर ओवर बेड एज कंपेयर टू दैट ओवर द कैरेज। करें कि जी जो स्विंग डायमीटर ओवर द बेड है, अभी हमने आपको बताया कि स्विंग डायमीटर ओवर द बेड का बेड से लेके दूरी ली जाती है कि वो मैक्सिमम डाया का वर्कपीस जिसे लेथ मशीन के चक पर क्लैंप किया जा सके, लेकिन वह बेड को हिट किए बिना रहे, जाप को हिट ना करे, तो जाप के बेड के टॉप पोर्शन से हम दूरी मैक्सिमम ले लेते हैं जिस जाप को हम क्लेम कर सकते हैं। दूसरा है स्विंग ओवर द कैरेज, तो इसमें कैरेज की ली जाती है। कैरेज कहां से बोला जाता है, सैडल से, तो सैडल की दूरी तो क्या हो जाएगी, इसकी तुलना में आपकी कम हो जाएगी। तो यहां पर बोला गया है कि जो स्विंग ओवर द बेड है ये स्विंग ओवर द कैरेज की तुलना में क्या होगा, तो देखिए स्विंग ओवर बेड इस कैरेज की तुलना में अधिक होगा, मोर होगा, क्या होगा, मोर होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा कि यह अधिक होता है। इसके पहले अभी हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग ए होल इज नोन एज। कह रहे हैं किसी भी होल को इनलार्ज करने की क्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो अभी अभी हमने बताया कि यदि कोई जॉब है आपका, चाहे वो ड्रिल मशीन के द्वारा होल किया गया हो उसमें, और चाहे हालो वर्क पीस आपके सामने दिया गया हो ऑलरेडी मेटल फार्मिंग प्रोसेस के द्वारा उसको हालो बनाया गया हो या कास्टिंग के द्वारा उसको हालो बनाया गया हो, तो यदि जॉब को आपके सामने हालो दिया जाए और चाहे ड्रिल्ड जॉब दिया जाए जिस पर ड्रिलिंग ऑपरेशन हो चुका हो, उसके इंटरनल डायमीटर को यदि इंक्रीज करना है तो उस ऑपरेशन का नाम होता है बोरिंग ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन, बोरिंग ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये होल बना हुआ है इस जॉब में इतना, लेकिन इसके जॉब को के डाया को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है, तब उसके लिए हमने कौन सा टूल लगाया है, बोरिंग टूल लगाया है। बोरिंग टूल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा हम लोग बोरिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं और इसके द्वारा किसी भी हालो वर्कपीस के इंटरनल डायमीटर को इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा गया है, द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग एंड साइजिंग ए ड्रिल्ड होल इज कॉल्ड। कर रहे हैं वह ऑपरेशन कौन सा है जिसके द्वारा हम लोग फिनिशिंग और साइजिंग की बात करते हैं। तो देखिए फिनिशिंग में तो सरफेस को लेके देखते हैं कि सरफेस का इंप्रूव हमारा अच्छा है कि नहीं अच्छा है, सरफेस में रेफरेंस तो नहीं है, तो जितनी सतह अच्छी होगी तो फिनिशिंग की बात कर लेंगे। और साइजिंग की बात करेंगे तो डायमेंशनल एक्यूरेसी देखते हैं कि जितना हमको बनाने के लिए बोला गया था हम उसके नियरेस्ट कितना बना पाए हैं, तो उसके लिए हम लोग साइजिंग की बात करते हैं। तो ये दोनों टर्म जो साइजिंग और फिनिशिंग ये मिलते किस में है, तो ये मिलते हैं किसमें, रीमिंग ऑपरेशन में। रीमिंग ऑपरेशन भी ऑलरेडी ड्रिल्ड जॉब पर या हालो जॉब पर किया जाता है, लेकिन इसका पर्पज है मिनिमम अमाउंट में इंटरनल डायमीटर को इंक्रीज करना
मिनिमम अमाउंट में इंटरनल डायमीटर को इंक्रीज करना तथा सरफेस फिनिश को इंप्रूव करना। तो ये दोनों काम किस में मिलते हैं? रीमिंग ऑपरेशन में मिलते हैं। मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। रीमर कैसा होता है? मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। और इसका प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? इसका प्रयोग हम लोग फिनिशिंग के लिए करते हैं और साइजिंग के लिए करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि बाह्य चूड़ी को किसके माध्यम से बनाया जा सकता है। तो देखिए इंटरनल थ्रेड की हम लोग बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल थ्रेड की बात कर रहे हैं। तो एक्सटर्नल थ्रेड हम लोग किसके द्वारा करते हैं? थ्रेडिंग टूल के द्वारा करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा नंबर 1 पे लिखा है टैप। टैप का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो इसके लिए हम लोग इंटरनल थ्रेड बनाते हैं। टैप का प्रयोग किस लिए करते हैं? इंटरनल थ्रेड बनाने के लिए करते हैं। इंटरनल थ्रेड बनती है। डाई के द्वारा एक्सटर्नल थ्रेड बनती है। कौन सी थ्रेड बनती है? एक्सटर्नल थ्रेड बनती है डाई के द्वारा। लेथ मशीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? लेथ मशीन के द्वारा हम लोग एक्सटर्नल थ्रेड बनाते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है उपयुक्त सभी। तो देखिए टैप यहाँ पर बात किया एक्सटर्नल थ्रेड के लिए। तो एक्सटर्नल थ्रेड में हमारा उपयुक्त सभी तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टैप एक्सटर्नल थ्रेड के अंतर्गत आता ही नहीं है। अब बचा दो, एक डाई और एक आपका लेथ मशीन। तो देखिए सही दोनों है, डाई भी सही है और लेथ मशीन भी सही है, लेकिन हम लोग लेथ मशीन के ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी नंबर लेथ मशीन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि लेथ मशीन के द्वारा जो हम एक्सटर्नल थ्रेड बनाते हैं उसी ऑपरेशन का नाम क्या होता है? थ्रेडिंग। और यदि कॉमन की बात करेंगे, कोई लेथ मशीन की बात नहीं करेंगे, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता है? डाई। डाई का प्रयोग एक्सटर्नल थ्रेड बनाने के लिए ही किया जाता है। आगे देखिएगा, तो यहां पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर था। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये टैप दिखाया गया है आपको, ये ऑलरेडी आपका रीमर ऑपरेशन दिखाया है, रीमिंग ऑपरेशन दिखाया गया है। इधर ये हमारा टैप दिखाया गया है, इसी में जाब को हम लगाते हैं और जाब को लगाने के बाद क्लैंपिंग करते हैं, टाइटिंग करते हैं, उसके बाद क्लैंपिंग करके रोटेशन कराते हैं डाई का, तो एक्सटर्नल थ्रेड हमारी बन जाती है। लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं आज की क्लास की। क्वेश्चन क्या कर रहा है? द टेपर टर्निंग मेथड विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इंटरनल टेपर टर्निंग। करें हमें इंटरनल टेपर टर्निंग बनाना है, तो कौन सा मेथड है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, करें उसके जिसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। समझिएगा यहाँ पर क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि खराद मशीन पर आंतरिक टेपर टर्निंग के लिए किस टेपर टर्निंग विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है इंटरनल के लिए। तो इंटरनल के लिए किसका प्रयोग नहीं करते, हमें वो देखना है। तो देखिए कंपाउंड रेस्ट का है तो इसका तो किया जाता है। ठीक, दूसरा टेपर टर्निंग अटैचमेंट है, ये आपका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों के लिए किया जाता है। टेल स्टॉक ऑफसेटिंग मेथड है, इसी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? नहीं करते हैं। फार्म टूल का हम लोग एक्सटर्नल के लिए करते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल टर्म बोला है, किसका? इंटरनल। तो इंटरनल के लिए बात करें तो इंटरनल के लिए हम लोग ऑफसेटिंग द टेल स्टॉक मेथड का प्रयोग नहीं करते। तो आंसर हमारा क्या होगा? यही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें टेल स्टॉक का सपोर्ट रहता है। जब तक टेल स्टॉक का सपोर्ट हटेगा नहीं तब तक इंटरनल टेपर बनाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी नंबर। बाकी आपके स्टेटमेंट एक्सटर्नल के लिए हैं, कुछ एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के लिए हैं। यहाँ पर बोला है केवल इंटरनल किससे नहीं होता है। तो यहाँ देखिए आपके 20 क्वेश्चन कवर हुए हैं। 20 के यहाँ पर भी वही सेम है कि जितने हम बात कर रहे हैं उन सब से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके नॉर्मली हो जाएंगे। जो जितने आपसे रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन आपको डिस्कस किए गए हैं। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करेंगे। अगला लेक्चर जो हमारा मिलने वाला है लेक्चर नंबर 3, और वो ड्रिलिंग मशीन पे मिलेगा। बिल्कुल याद रखिएगा सभी लोग, अगला जो लेक्चर आपको मिलने वाला है वो लेक्चर नंबर आपको 3 मिलने वाला है। अगला लेक्चर हमारा कौन सा आएगा? अगला लेक्चर आएगा हमारा लेक्चर नंबर 3, और उसमें क्या बताया जाएगा? उसमें हम बात करेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के चैप्टर ड्रिलिंग मशीन के बारे में। किसके बारे में? ड्रिलिंग मशीन के बारे में। तो ड्रिलिंग मशीन के सारे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तो नेक्स्ट जो क्लास हमारी लगेगी वो किसके लिए लगेगी? तो नेक्स्ट क्लास हमारी आने वाली है लेक्चर नंबर 3 फॉर ड्रिलिंग मशीन। तो अगली क्लास में इसकी बात करेंगे। सब लोग प्रिपरेशन करके रहिएगा। मिलेंगे फिर अगले दिन रात को 9 बजे, और फिर यूट्यूब पर बात होगी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। तो आज की क्लास के लिए सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और बिल्कुल देखिएगा
चैप्टर आपको बता दिए जाते हैं कि किस चैप्टर का क्वेश्चन अगली क्लास में होगा। तो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड आप लोग रहिए और सारे क्वेश्चन के बारे में आंसर आपका पहले आना चाहिए। हमारे आंसर बोलने से पहले आपका आंसर आना जरूरी होता है। सो थैंक यू।